बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसकी बेटी रानी थी। हरिया ने बहुत ही शौक से रानी को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। उसी गांव में माधव सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपने जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हो। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों से कम पैसों में खेती करवाकर ऐश करता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी वहाँ हरिया आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। मेरा नाम हरिया है और मैं पास के ही गांव शामपुर में रहता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है हरिया, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्त रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या शर्त है? शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर हरिया अपने घर की ओर निकल जाता है। अगले दिन हरिया खेत के लिए तैयार होने लगता है और अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, कितना समय और लगाओगी? मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है। आ रही हूँ जी। लीजिए, आपका खाना बना दिया है। खाना समय पर खा लेना और थोड़ा आराम भी कर लेना। बस दिन भर काम काम करते रहते हो, अपना ध्यान रखना। अरे ठीक है भाग्यवान, तुम भी कितनी चिंता करती हो। मैं अब बच्चा थोड़ी ना हूँ। अपना और रानी का ध्यान रखना। चलता हूँ। इतना कहकर हरिया खेतों की ओर निकल जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। हरिया उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है। हरिया गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है जब ये खबर माधव सिंह जमींदार को मिलती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है? क्या हुआ मदन, क्या मत है? मालिक, हरिया ने अपने गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर दी है। अब की बार फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज हरिया फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे हरिया, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे ओ हरिया, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल हरिया, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल देना, मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने दिन रात मेहनत करके ये फसल उगाई और जमींदार साहब कह रहे हैं कि ये उपजाऊ जमीन का काम है। दिन बीत जाते हैं और हरिया गेहूं की फसल की कटाई कर लेता है। फसल को देखकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां जमींदार अपने नौकरों के साथ वहां आता है।
शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम हैं। ये कहकर जमींदार हरिया से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल हरिया के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर हरिया मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हरिया इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद बिरजू की बेटी लाली, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? रानी, बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार माधव सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार माधव सिंह जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है और न अधिकार। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ और ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन लाली जमींदार माधव सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे तुम कौन हो और क्या करने आई हो? मैं इसी गांव के किसान हरिया की बेटी हूँ। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है, पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। ये तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता हरिया हर साल गेहूं ही लगता है। अच्छा रानी सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से रानी अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। रानी ने इस बार गेहूं की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। अब रानी और उसके पिता दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार माधव सिंह रानी के पास आता है। अरे रानी, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला का हिस्सा मेरा होगा। अरे ये क्या रानी, इस बार तुमने आलू लगाया है? ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए रानी ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गईं और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आईं। मलिक, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आपसे चालाकी करने की, और ये हरिया की बेटी रानी आपको बेवकूफ बना गई। अरे ओ झुमरू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसीलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। इस तरह जमींदार गरीब किसानों के खेती के कागज उनको वापस कर देता है और फिर कभी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाता। सीख, हमें कभी भी लालच और बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है